Hello, friends. Let's quickly look into the attributes of financial statement. हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर to ascertain the financial performance and the financial position of the business. मतलब हम अपना प्रॉफिट एसर्टेन कर सकते हैं, हम अपना प्रॉफिट एसर्टेन करते हैं कि मेरा क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं टू अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, so that I will understand where I am standing, how my business is performing, what is my profitability. ठीक है. नाउ हर कंपनी अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करती है, एंड जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको तो करना ही होता है. सेकेंडली, कंपनी को अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने से स्टेक होल्डर्स के संग भी शेयर करना पड़ता है, द वेरियस स्टेक होल्डर्स. अगर बिजनेस है तो उसके ओनर के संग शेयर करना, देन शेयर होल्डर के संग शेयर करना, बैंक से लोन लेकर रखे हैं तो बैंक को देना कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देख ले, एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनसे शेयर करना, क्रेडिटर एंड डेटर के संग शेयर करना. तो दे आर मेनी स्टेक होल्डर जिसके संग कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट करती है. जो इंफॉर्मेशन कंपनी कम्युनिकेट कर रही है उसमें कुछ क्वालिटी, कुछ एट्रीब्यूट्स होने जरूरी है, सो दैट यूजर समझ सके कि कंपनी क्या बोलना चाहती है. द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय द यूजर. ये अज्यूम किया जाता है कि एज ए यूजर आई शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी इन विच आई एम इन्वेस्टिंग, और मेरे को बेसिक टर्मिनोलॉजीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि रेवेन्यू किसको बोलते हैं, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, कॉस्ट क्या होता है, सो दैट जब मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूं तो मेरे को समझ में आ सके कि कंपनी क्या बोलना चाहती है और कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है. सेकेंडली, जो कंपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही है वो इस तरीके से प्रेजेंट करे दैट यूजर शुड अंडरस्टैंड, jargons नहीं यूज करें, should be easy to understand, so it is working in both the side. सेकंड, रिलेवेंस. जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, दैट शुड बी रिलेवेंट टू द यूजर सो दैट दे विल एबल टू टेक द डिसीजन, और सो डिसाइड कर सके कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, और मैं जो कंपनी के शेयर होल्ड करके रखी हूं वो बेच दूं. हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैटर रखता है. सपोज दे आर टू कंपनीज, इन्फोसिस है, विप्रो है. इन्फोसिस ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल तरीके से बनाए हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या रेवेन्यू है, क्या कैश फ्लो है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और नेक्स्ट 3 से 5 साल में कंपनी क्या करना चाहती है, कहाँ फोकस करेगी, एवरीथिंग इज क्लियर. वेयर इज विप्रो, उसने बहुत टेक्निकल वे में बनाया है, कॉम्प्लेक्स वे में बताया है, तो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है यूजर को. तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर कि इट शुड बी रिलेवेंट टू द यूजर. जो देख रहे हैं उनको समझ में आ सके कि कंपनी क्या बोलना चाहती है. रिलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी समवेयर आर कोरिलेटेड, क्योंकि दोनों में समवेयर एक ही बात बोली जा रही है, बट अंडरस्टैंडेबिलिटी में समवेयर इन्वेस्टर का भी अंडरस्टैंड बिजनेस को लेकर, कंपनी को लेकर और बेसिक टर्मिनोलॉजी को लेकर होना चाहिए. वेयर एज रिलेवेंस इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो रिलेवेंट कितना है, टू व्हाट एक्सटेंट, so that user will able to take a decision. Now third one is reliability. जो भी कंपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई पर्सनल बायस भी नहीं होना चाहिए. मतलब कंपनी का सपोज करो लीगल डिस्प्यूट चल रहा है और उस केस में हाईली अनसर्टेन है कि कंपनी केस वो हार जाएगी और उसको क्लेम देना होगा.
99% चांस है कि कंपनी वो केस जीत जाएगी और कंपनी को कुछ भी नहीं देना होगा। लेकिन कंपनी ने जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि मैं ये केस हार जाऊंगी और मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर और पर्सनल बायस। हमें बुक्स में वो चीज रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हमें ये चीज नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देना चाहिए था कि हम इस केस चल रहा है, हम इस केस का इम्पैक्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 99% चांस है कि हम ये केस जीत जाएंगे। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, 1% प्रोबेबिलिटी दैट वी विल लूज दिस केस। और अगर हम ये लॉस करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हम नेक्स्ट ईयर में लेंगे जब कोर्ट का फैसला आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, इट इज क्लियर कि हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कंपेयर कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम टू आइडेंटिफाई कि रेवेन्यू ट्रेंड कैसा चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मैं इस कंपनी में जो इन्वेस्ट करके रखी हूँ क्या मेरे को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एंड कंपेरेबिलिटी के लिए भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि सारी कंपनी जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए। और एट अ सेम टाइम अगर मैं एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करके रखी हूँ और मैं लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रही हूँ तो दोज that 3 year performance should be prepared in a consistent manner following the same accounting principles, so that I will manage to understand, I will manage to compare and take a decision what I should do as a next step. नेक्स्ट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही है इट शुड बी बेस्ट टू देयर नॉलेज, वो शेयर करें। मतलब हर कंपनी को इंश्योर करना है कि वो सारे ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, उसके बाद सही तरीके से पीएनएल बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है और बैलेंस शीट बनाया है, कोई भी इंटेंशन के साथ गलती नहीं की हो, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूल्स गाइडलाइंस फॉलो किए हैं। मतलब पूरी ईमानदारी से बुक्स बनाया है, अब पूरी ईमानदारी से अपना प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट पोजीशन यूजर को दिखा रहे हैं। अगर कोई पूछे तो ये बोला जाए कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द कंपनी, कोई गलती नहीं हुई है, हमने पूरी ईमानदारी से बनाया है। दैट्स कॉल्ड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म इसका मतलब है कि व्हाट इज, हमें प्रेफरेंस किसको देना है। We have to give the preference to the truth, underlying truth of a transaction above its legal form. मतलब समटाइम्स ट्रांजैक्शन लीगल पर्सपेक्टिव में क्लोज नहीं होती है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। तो जहां पर बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हुई है, देन ऑल्सो वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज हमारा ट्रांजैक्शन का जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो बायर को ट्रांसफर हो गया है, दो अभी लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है। नाउ इन दैट केस हमको वो ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, दो द लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट completed. Then the neutrality, the company should be free from personal bias, एंड वो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है शुड बी वेरीफाइड बाय द डॉक्यूमेंट। कोई भी इन्फ्लुएंस में आकर ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करे, उनके पास एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो विच विल हेल्प टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये इनवॉइस कॉपी है, मैंने 5 लाख में अगर मशीन परचेस की तो 5 लाख में मैंने क्यों रिकॉर्ड किए, वो प्रूफ करने का मेरे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन फुल फेयर एंड एडेक्वेट डिस्क्लोजर। इसका मतलब है कि हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें फुल डिस्क्लोजर हो सके, जिससे एक्सटर्नल होल्डर समझ सके कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो शेयर होल्डर को अपने पैसे कंपनी में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट के संग भी जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो भी सारी सही ढंग से शेयर हो, सो दैट दे विल मैनेज टू टेक
स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि हमें कैसे अपनी कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए सो दैट वी विल एक्सपेंड आवर बिजनेस। तो फुल एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर क्या बोलता है? मुझे सारे इंफॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर को बतानी चाहिए, शेयर होल्डर को बतानी है, जिससे वो सही डिसीजन ले सके। एंड ये जो इंफॉर्मेशन है, ये डिस्क्लोजर फ्यूचर इन्वेस्टर को भी हेल्प करेगा जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड लास्टली, कंप्लीटनेस। मतलब सपोज मेरे पास एक एसेट है और मैंने वो एसेट बेच दिया मार्केट में। मैंने एसेट बेच दिया, मैंने उसका प्रॉफिट उठाया, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। नाउ जिसको मैंने एसेट बेचा ना, मैंने उसके संग क्या अग्रीमेंट कर लिया कि भाई एसेट तो तुमको बेच दिया है, लेकिन मैं एसेट अभी भी अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करूंगी। मतलब पेपर में लीगली एसेट उसको ट्रांसफर हो गया है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड एसेट का अभी भी मेरे पास है। मैं अभी भी वो एसेट को यूज कर रही हूँ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लीगली बेचा है, बट स्टिल आई एम यूटिलाइजिंग द एसेट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, उसका बेनिफिट मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे को लीगलिटी नहीं फॉलो करना है। वी शुड इंश्योर कि वी आर डिस्क्लोजिंग ऑल दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्लीट मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर इन द बुक्स। और आपका कंप्लीटनेस एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म समवेयर मिलता जुलता ही है। हमारे सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी यही बोलता है कि ट्रांजेक्शन्स हमें लीगल वे में अगर कंप्लीट नहीं भी हुई है, तो भी हमको रिस्क एंड रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में सोचना है। और यहाँ पर देखा जाए तो कंप्लीटनेस का भी टू सम एक्सटेंट सेम मीनिंग है। So these are the attributes which the users are looking when they are analyzing the financial statement of the company, when the stakeholders are looking into the financial statement of a company. Actually sometimes in the exam आप लोग को क्वेश्चन आता है कि what are the attributes of financial statement, so you should able to write these attributes and explain in a few sentences what does each attribute mean. I hope it's clear to all of you. Thank you.